वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम बात करते हैं कन्वर्शन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क एंड वाइस वर्सा। हीट का वर्क में या वर्क का हीट में कन्वर्ट होना जो है दैट कम्स अंडर थर्मोडायनेमिक्स। कैसे हम हीट की हेल्प से किसी मोटर को घुमा सकते हैं या कैसे हम कोई मैकेनिकल वर्क करके हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। पानी को बॉईल करने के दो तरीके हैं, एक तो उसको हीट दे दो, हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, कभी ना कभी बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा तो बॉईल हो गया। और दूसरे तरीके से अगर हम मैकेनिकली स्टरिंग करें, एक स्टिक लेके पानी को हिलाते जाओ, यू कैन ब्रिंग इट टू द बॉइलिंग लेवल। जो हम वर्क करेंगे वो वर्क बेसिकली हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, उसके टेम्परेचर को बढ़ाएगा। ठीक है, इस तरह का स्टडी आएगा अंडर थर्मोडायनेमिक्स। बट इसमें हम जो फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे वो सारी की सारी सेम है जो अभी पढ़ रहे हैं हम, जैसे स्पेसिफिक हीट क्या है। आज तो यहाँ हमारे पास कुछ नई चीजें भी होंगे थर्मोडायनेमिक्स में। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट, आज तो बड़ा सिंपल सा है बट फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। फिजिक्स में भी पढ़ा आपने, सॉरी केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, फिजिक्स में भी पढ़ रहे हो। यू फाइंड आउट द डिफरेंस और सिमिलरिटीज। सिस्टम बेटा, जो भी पार्ट पूरे यूनिवर्स का, कोई उसके डायमेंशंस नहीं है, जो भी पार्ट हम साइंटिफिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको सिस्टम बोलते हैं। एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज सिस्टम। ये सिस्टम, जैसे अगर हम क्लास में यहाँ पर कोई सर्वे करें कि एवरेज वेट कितना है किसी का, सब पूरी इस क्लास का एवरेज वेट कितना है, तो हम इस क्लास को बोलेंगे दिस इज आवर सिस्टम एंड द अदर क्लासरूम्स, अदर बिल्डिंग्स आर सराउंडिंग्स। ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी टेस्ट ट्यूब में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करूं, गैसेस का मिक्सचर बनाऊं, तो उस टेस्ट ट्यूब को बोलेंगे दिस इज द सिस्टम एंड द अदर लाइक लेबोरेटरी के बाहर वाली जो चीजें हैं वो, टेस्ट ट्यूब से बाहर वाली जो चीजें हैं वो सराउंडिंग्स है। ठीक है, एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, डेफिनेशन लिखवाऊंगा नहीं, एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज सिस्टम एंड एनीथिंग विच इज आउटसाइड द सिस्टम इज सराउंडिंग्स। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग का यूनियन मतलब कॉम्बिनेशन क्या हुआ, पूरा यूनिवर्स। ठीक है, लाइक इफ दिस इज द यूनिवर्स एंड दिस इज द सिस्टम, दिस इज द सराउंडिंग। ठीक है, एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज सराउंडिंग। हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स है ना, वो डिपेंड करते हैं ऑन दीज थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, वेरिएबल क्या हुआ बेटा, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है उनको वेरिएबल बोलते हैं। जैसे जब हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, दीज आर द वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिक्स में हमारे वेरिएबल्स रहेंगे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड हीट। These are the thermodynamic variables. These are the physical quantities जो हम स्टडी करेंगे इन थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में ये चार फिजिकल क्वांटिटीज से हम मेनली डील करेंगे, आल्दो और भी आ जाएंगी। टेम्परेचर हमने रिसेंटली पढ़ा, इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। ठीक है, एंड टेम्परेचर डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ हीट, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट का फ्लो होता है। ऐसे यूनिट इज केल्विन, but we have degree Celsius also, we have Fahrenheit also. Pressure क्या है, pressure is force per unit area,
इट इज एक्सप्रेस एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम पास्कल बोलेंगे, और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है। वॉल्यूम, वॉल्यूम का ऐसे यूनिट तो मीटर क्यूब है, सीरियस यूनिट सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन वॉल्यूम का एक और प्रैक्टिकल यूनिट है, दैट इज कॉल्ड एज लीटर। लीटर भी तो वॉल्यूम का यूनिट है। एक लीटर कितने मीटर क्यूब होता है? कितने मीटर क्यूब? 1/1000 क्यों बोलते हैं बेटा? फिजिक्स में 10⁻³ बोला जाता है। अगर 10⁻⁶ होगा तो उसको क्या बोलोगे? 1/मिलियन या 10⁻⁶? तो 1 लीटर इज 10⁻³ मीटर क्यूब, या 1 मीटर क्यूब इज 10⁻³ लीटर। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा यहाँ। आपको पता है वाटर की डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ वाटर ऐसे यूनिट में क्या लिखते हैं? 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। इसी को 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोला था। कैन वी से इट इज इक्वल टू 10⁻³ kg divided by 1000 liter, 10⁻³ liter. So it is also written as 1 kg per liter. Density of water is 1 kg per liter। इसीलिए जो वाटर टाइप लिक्विड होते हैं वो कई बार हम केजी को लीटर और लीटर को केजी बोलते हैं। दूध लेने जाते हैं तो कोई बोलता है 1 केजी दूध लेके आ, और कोई बोलता है 1 लीटर दूध लेके आ। दैट इज सेम एक्चुअली। वो इसलिए सेम है क्योंकि डेंसिटी ऑलमोस्ट बराबर है वाटर और मिल्क की, तो 1 लीटर वॉल्यूम में 1 केजी मिल्क ही आएगा। 1 लीटर मतलब 1 लीटर तो वॉल्यूम है, 1 लीटर वॉल्यूम क्या है? कैपेसिटी। तो जिस बॉक्स की कैपेसिटी 1 लीटर है उसमें दूध डालेंगे या पानी डालेंगे तो 1 किलोग्राम आएगा। मास इन ये 1 है इसलिए। अगर मरकरी होता ना तो मरकरी की डेंसिटी 1 केजी पर लीटर नहीं होती, 13.6 केजी पर लीटर आता। तो वही कंटेनर जिसमें पानी 1 लीटर 1 किलो आता है उसमें मरकरी 13.6 किलो आएगा। ठीक है, ऐसे देखने में एक जैसे हैं क्योंकि कैपेसिटी दोनों की बराबर है, बट उठाओगे तो पता चलेगा पानी तो 1 किलो ही है और वो तो 13 किलो है, 13.5 किलो। सो दिस इज डेंसिटी केजी पर लीटर। ठीक है, दैट इज वाई समटाइम्स केजी और लीटर इंटरचेंजेबल होते हैं, बट नॉट ऑलवेज। ओनली व्हेन इट इज 1 केजी पर लीटर तो आप केजी और लीटर को इंटरचेंज कर सकते हो। बट अगेन केजी मास का यूनिट है और लीटर वॉल्यूम का यूनिट है। बाकी हमने इन सब के यूनिट्स देखे हुए पहले ही। हीट, हीट एक एनर्जी की फॉर्म है, like sound, like light, like electrical energy, like mechanical energy, kinetic potential. Heat is also a form of energy. तो इसका ऐसे यूनिट तो जूल है। हर एक एनर्जी का यूनिट सेम होता है, ऐसे यूनिट। लेकिन जो हीट का थर्मल यूनिट है, अभी हम पढ़ भी रहे हैं इसको, द थर्मल यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी। और जो 1 कैलोरी है, अच्छा, 4.18 जूल, और इसे आप अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल बोल सकते हैं। वन कैलोरी इज 4.18 जूल या 4.2 जूल। ठीक है, ये 4 थर्मोडायनेमिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं। व्हेन वी से थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, तो एक्चुअली वी वांट टू से दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज।
एंड इन्हीं, ये लिख लिया आपने, इन्हीं 4 फिजिकल क्वांटिटीज के बेसिस पे वी हैव 4 थर्मो टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। इन्हें हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम्स। और ये सिस्टम्स क्या है? आइसोथर्मल सिस्टम। यहां बेटा सिस्टम बोलने का मतलब है प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। 4 थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस बोल दो। Processes means happenings. So if it is a isothermal happening, isothermal process, चाहे वो expansion हो, compression हो, ठीक है, boiling हो, melting हो, these are all processes. Isothermal अगर होगा, अगर कोई isothermal process है, ये वो process होता है जो same temperature पे होगा. Any process in which the temperature remains same. Any process in which temperature remains constant. जिस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। dt इज 0। जिस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा दैट इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल। dt 0 मतलब चेंज इन टेम्परेचर इज 0। इफ इट इज आइसोबारिक, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, सो इफ इट इज ए आइसोबारिक प्रोसेस, इसमें बेटा प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट, pressure remains constant and therefore write dp equal to 0. If it is isochoric process, इसमें वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, और वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो dv जो है वो 0 होगा। No change in volume. And if it is adiabatic process, इसमें टेम्परेचर चेंज होता है बट विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ हीट। मैकेनिकल वर्क से टेम्परेचर चेंज किया जाता है। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट between the system and the surroundings. जब सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होगी उस प्रोसेस को एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल। यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, हीट दे सकते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है। एग्जांपल बताओ। बॉइलिंग, वी आर गिविंग हीट। मेल्टिंग, आइस को मेल्ट कर रहे थे हम थोड़े दिन पहले, तो हम हीट देते जा रहे हैं, लेकिन जब तक वो लास्ट वाला क्यूब मेल्ट नहीं हो जाता टेम्परेचर सेम रहता है। तो वो लेटेंट हीट जो है वो इसी की एग्जांपल है, किसकी? आइसोथर्मल की। और अगर हम बिना हीट दिए टेम्परेचर चेंज कर दें, इसमें हमेशा बेटा टेम्परेचर चेंज होता, द टेम्परेचर चेंजेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज होता है लेकिन कोई हीट एक्सचेंज नहीं होती बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। ठीक है, दोनों सेम नहीं है। इनफैक्ट दोनों अभी थोड़ी देर में, आज तो नहीं, थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि आइसोथर्मल और एडियाबेटिक तो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। अपोजिट, डिफरेंट भी नहीं बोल रहा, अपोजिट बोल रहा हूँ। डिफरेंट तो है ही सारे एक दूसरे से,
बट आइसोथर्मल और एडियाबेटिक जो एक जैसे ही लगते हैं, एक में बोला टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और दूसरे में बोला कि हीट नहीं एक्सचेंज होती, तो ऐसे लगता है कि हीट एक्सचेंज नहीं होती तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। बट एक ना इक्वेशन है विच इज वाइडली यूज्ड इन थर्मल फिजिक्स। इक्वेशन बेसिकली गैस से रिलेटेड है, इसे बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। बट इस इक्वेशन में हमें 3 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल मिल जाते हैं। सो लेट अस डिस्कस दिस इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड एज द आइडियल गैस इक्वेशन। क्योंकि मैंने आपको बोला ये सारे के सारे जो थर्मल फिजिक्स के डिफरेंट चैप्टर्स है, दे आर इंटर रिलेटेड, इंटरमिक्सिंग है। सो द आइडियल गैस इक्वेशन, व्हाट इज द इक्वेशन? P into V is equal to nRT. ठीक है, लेट अस डिस्कस दिस इक्वेशन ओनली नाउ। इस इक्वेशन में P क्या है? प्रेशर, एंड V इज वॉल्यूम। रिमेंबर, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज वर्क। नहीं पता चलेगा कैसे? देखो, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम हो गया मीटर क्यूब। तो क्या बना? न्यूटन मीटर जूल होता है, तो जूल किसका यूनिट है? तो जब कभी भी प्रेशर इनटू वॉल्यूम का यूनिट निकालना पड़ेगा, क्या लिखना है? जूल लिखना है। ठीक है, फाइंड करने की जरूरत नहीं है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज वर्क। बट इंडिविजुअली P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N इज द नंबर ऑफ मोल्स, R इज गैस कांस्टेंट एंड T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जब कैपिटल T से लिखोगे ना कभी भी टेम्परेचर को, तो वो केल्विन वाला होता है। इस इक्वेशन में दिस R इज a very important term. This is called as the universal gas constant. So when we say universal, क्या मतलब हुआ यूनिवर्सल बोलने का? applicable It is to all same the for all. things. ठीक है, it is always same. 8.31 बड़ा जोल पर मोल पर केल्विन इज द यूनिट। पता चल रहा है कैसे? दिस इज जोल, ठीक है, ये पर मोल पर केल्विन, एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। कैसे? 1 कैलोरी होता है 4.18 जोल, तो 1 जोल कितना हो गया? ठीक है, तो इस जोल की जगह क्या लिख दिया? 1/4.18, तो 8.31 डिवाइडेड बाय 4.18 अप्रोक्सीमेटली 2 ये। ठीक है भैया। बाकी बेटा अगर नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है, जैसे हमारे पास अगर कोई गिवन अमाउंट ऑफ गैस है, तो n तो फिक्स हो गया, उसका r भी फिक्स हो गया, r तो है ही फिक्स हमेशा। तो ये 3 आपके वेरिएबल्स हैं जो अभी हम बात कर रहे थे। ऐसे तो n भी वेरिएबल है, n वेरी कब करेगा? जब हम गैस कम ज्यादा करेंगे तो, राइट? तो अभी फिक्स अमाउंट ऑफ गैस है अगर हमारे पास, तो दीज आर द वेरिएबल्स। कभी इस r की जगह आपको कोई दूसरा कांस्टेंट भी दिखेगा, जैसे ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वी हैव अनदर कांस्टेंट, इसे बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, and is represented by the letter Kb. It is equal to gas constant divided by Avogadro's number. गैस कांस्टेंट मतलब R, ठीक है, और एवोगैड्रोस नंबर को Na से रिप्रेजेंट करते हैं हम। आप जिसे मर्जी करो, किसे करते हैं? वेरी गुड। सो Kb विल बी इक्वल टू R, क्या है ऐसे यूनिट में 8.31 जोल पर मोल पर केल्विन, एंड व्हाट इज Na? कोई यूनिट भी होता है इसका? यही फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिफरेंस है।
इसका यूनिट है पर मोल. इट इज द नंबर ऑफ एटम्स पर मोल ऑफ ए सब्सटेंस. खाली नंबर ऑफ एटम्स थोड़ी होता है एवोगैड्रोस नंबर, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल. सो एवोगैड्रोस नंबर इज नॉट यूनिटलेस. इसका ऐसे यूनिट है पर मोल, मोल इनवर्स. एंड मोल इज वन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स. So this mole inverse and this mole inverse will be out, and you will have 8.31 divided by 6.023. It's 1.38 into 10 raised power 23. This will go up minus. ठीक है, 10 raised power minus 23 joule per Kelvin. पर मोल कैंसिल हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से. ठीक है, तो ये भी एक कांस्टेंट जो है यूज होगा थर्मोडायनेमिक्स में. 1.38 into 10 raised power minus 23 जूल पर केल्विन. ठीक है, तो एवोगैड्रोस नंबर जो है वो यूनिटलेस नहीं है. इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना होगा तो तब भी मोल इनवर्स, यूनिट लिखना होगा तो तब भी मोल इनवर्स. आर का डायमेंशनल फॉर्मूला देख लो, यहां से क्या बनता है, गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला. पहले यूनिट देख लो, यूनिट तो बना जूल पर मोल पर केल्विन, तो जूल वर्क का यूनिट है m1 l2 t minus 2 k minus 1. दिस विल गो अप. एंड मोल माइनस 1, क्योंकि ये भी तो फंडामेंटल क्वांटिटी है. तो ये जो गैस कांस्टेंट है इट इज 5 डायमेंशनल. इसमें मास भी है, लेंथ भी है, टाइम भी है, इसमें मोल भी है. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन मोल. ठीक है, तो सब्सटेंस, गैस इज आल्सो सब्सटेंस, एंड टेम्परेचर भी है. ठीक है, देख ली इक्वेशन, पहले भी देखी थी आपने, फिर से देखो. अब इस इक्वेशन को एक नए तरीके से दिखाऊंगा आपको. हम फिजिक्स में क्या करते हैं ना, स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं बड़ी बार, जस्ट टू मेक द थिंग्स इजियर टू रिमेम्बर. तो यहां भी हम इस इक्वेशन के कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे. वन सच केस इज कि अगर t कांस्टेंट है फॉर ए गिवन अमाउंट, अगर t कांस्टेंट है तो n और r तो पहले से ही कांस्टेंट था. अगर बेटा t कांस्टेंट है तो p इंटू v भी कांस्टेंट हो गया. और बेटा अगर p इंटू v कांस्टेंट हुआ तो क्या हम ये बोल सकते हैं दैट p1 v1 इज इक्वल टू p2 v2, या p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v. इसको बॉयल्स बोलते हो आप. कब बॉयल्स कब वैलिड है, ये वाला प्रोपोर्शनलिटी कब वैलिड है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो. सो हम लिखते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. ठीक है, दिस इज बॉयल्स लॉ. स्टेटमेंट लिख लेना, स्टेटमेंट आपने बड़ी बार लिखी होगी पहले भी. लेकिन यहाँ कोई लॉ नहीं है, यहाँ सिर्फ गैस इक्वेशन का एक स्पेशल केस है. बॉयल्स लॉ तो है ही है, बट इट इज जस्ट ए स्पेशल केस. ग्राफ भी बताऊंगा बाद में. अगर सर आर की डायमेंशंस क्या है, m1 l1 t minus 2 k minus 1 और लास्ट में क्या है, मोल माइनस 1. अच्छा वो दिखाई नहीं पड़ रहा है यहाँ से, ये ऊपर जाएगा ना तो मोल माइनस 1. ये देखो ना, ये हो गया m1 l2 t minus 2, ये हो गया मोल माइनस 1 और केल्विन माइनस 1. यही डायमेंशन है. ठीक है आदित्य. यस सर. सेकेंड केस देखो बेटा, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, इफ लिख रहा हूं, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या हम ये बोल सकते हैं दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या नहीं. P कांस्टेंट, ये पहले से ही कांस्टेंट है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. We call it as the Charles law. At constant pressure, the volume exerted, the volume occupied by a gas is directly proportional to the absolute temperature. और ऐसे बोलोगे, अगर वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1, वॉल्यूम V2 किया, टेम्परेचर T2 हो गया, तो V1 by T1 क्या है,
V2 by T2 या V1 by V2 T1 by T2, इसे क्या बोलते हैं? चार्ल्स लॉ। ये है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। एक और दूंगा अभी, प्रेशर लॉ है एक। प्रेशर लॉ इट सेज कि अगर P कांस्टेंट है, if P is constant, तो फिर से देखो, P तो हो गया, सॉरी V। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो गेल-सैक लॉ बोलते हैं। फिजिक्स में भी ऐसा ही नाम है, केमिस्ट्री में भी वही है, लेकिन जस्ट इसी से निकल जाएंगे सब। तो क्या लिखेंगे? P1 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल टू T1 बाय T2। P1 बाय P2 इक्वल टू T1 बाय T2। ठीक है, तीनों लॉज हो गए। ग्राफ्स बनाऊंगा बाद में, जब हम गैसेस की बात करेंगे तब बनाएंगे। अभी कोई इक्वेशन के बेसिस पे ही लिखा है सब कुछ। बॉयल्स लॉ सिर्फ इतना सा नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी हम लॉ नहीं बोलेंगे, स्पेशल केस है। बॉयल्स लॉ सिर्फ इतना सा नहीं है। बॉयल्स लॉ आल्सो सेज कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम के। ठीक है, दिस इज नॉट बॉयल्स लॉ, दिस इज जस्ट ए स्पेशल केस ऑफ दिस इक्वेशन। मैं आपको ये रिलेशन बता रहा हूँ बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स, और कुछ नहीं है। ठीक है, बोलने में तो लॉ बोलेंगे आप इसको, बट ये रिलेशन पी वी और टी के बीच में है। किसी एक को कांस्टेंट रखो तो दूसरे दो के बीच में जो रिलेशन है वही लॉ है। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो बॉयल्स लॉ। वॉल्यूम को सॉरी प्रेशर को कांस्टेंट रखोगे तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में जो लॉ इक्वेशन है वो चार्ल्स लॉ। और प्रेशर लॉ भी ऐसे ही, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बेटा थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। बेसिकली ये जो थर्मल इक्विलिब्रियम है, आपको आइडिया तो मैंने दिया था पहले भी। दो बॉडीज का टेम्परेचर डिफरेंट है, हम दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं, थोड़ी देर में दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाती है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है जब दो बॉडीज के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, इसका मतलब वो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। व्हेन देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, when there is no exchange of heat between two bodies, then the bodies are in thermal equilibrium. और बेटा थर्मल इक्विलिब्रियम की इसी स्टेटमेंट, इसी डेफिनेशन से स्टार्ट होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बोलने में तो जीरोथ है बट पहला है एक्चुअली। इट इज कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
जीरोथ लॉ क्या है? बहुत सिंपल एंड बहुत ही लॉजिकल। अगर दो बॉडीज सेपरेटली किसी तीसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब वो आपस में भी होंगी। देखो क्या मतलब, सपोज करो कि ये हमारे पास दो बॉडीज हैं ए और बी, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई एडियाबेटिक वॉल है। एडियाबेटिक वॉल मतलब इंसुलेटिंग वॉल, हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती ना ए से बी ना बी से ए। बट ए और सी के बीच में एक कंडक्टिंग वॉल है, थर्मल कंडक्टर है। बी और सी के बीच में भी कंडक्टिंग वॉल है। ए में मान लो हम रख लेते हैं एक थर्मोमीटर। सपोज सी का टेम्परेचर ए के टेम्परेचर से ज्यादा है तो क्या होगा, सी से हीट आएगी ए में। उससे क्या होगा, थर्मोमीटर विल राइज, रीडिंग उसकी ऊपर चली जाएगी। अगर बी का सी से ज्यादा हुआ तो बी से सी में आएगी हीट, अगर बी का कम हुआ तो सी से बी में भी जाएगी। मतलब इधर एक्सचेंज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन किसका टेम्परेचर ज्यादा है, इधर एक्सचेंज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन बी का ज्यादा है कि सी का ज्यादा है, जो मर्जी हो जाए। जब हम इस, अगर ये बॉडी ए हीट लूज करेगी तो थर्मोमीटर रीडिंग विल कम डाउन, और अगर ए गेन करेगी इट विल गो अप। ठीक है, वो ए और सी का इंटरचेंज है। सेपरेटली ये दोनों, सेपरेटली क्यों, क्योंकि बीच में इंसुलेटर है। ये दोनों इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में तो आपस में भी होंगे। मतलब अगर ए और सी के बीच में हो रहा है, बी और सी के बीच में भी हो रहा है, तो यहां बिना एक्सचेंज हुए भी वो थर्मल इक्विलिब्रियम ही है, बिना टच किए भी वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मतलब अगर हम इस वॉल को हटा दें तो थर्मोमीटर की रीडिंग में कोई चेंज नहीं आएगी, क्योंकि जब ए और सी, इजी है ये, ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब ए और सी का टेम्परेचर बराबर है, तभी थर्मल इक्विलिब्रियम होता है। बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब बी और सी का भी टेम्परेचर बराबर है, तो इसका मतलब ए और बी का भी तो बराबर हुआ। अगर ए का सी के जैसा है और बी का भी सी के जैसा है तो ए और बी बराबर नहीं हुए। तो अब इसको एज ए स्टेटमेंट याद रखना, इफ टू बॉडीज आर सेपरेटली in thermal equilibrium with another body, यहां लिख भी सकते हैं if two bodies A and B are separately in thermal equilibrium with another body C, then A and B are also in thermal equilibrium with each other. ठीक है, ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। बेसिकली जो थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट था, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हम पढ़ेंगे कल। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बट ये कॉन्सेप्ट बाद में आया, वो तो बेसिक लॉ है हमारे पास, वो तो हमेशा ही होता है चाहे थर्मोडायनेमिक्स हो चाहे नहीं हो। ये लेकिन बेसिक डेफिनेशन है थर्मल इक्विलिब्रियम की। ये जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इट इज जस्ट डेफिनेशन ऑफ दिस, अगर आप ध्यान से इसको थोड़ा देखो तो। अब ये सेकंड नहीं हो सकता क्योंकि ये तो बेसिक है। अब फर्स्ट को चेंज किए बिना उससे पहले रखना था तो इसको बोल दिया जीरोथ बोल दो, और वैसे भी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन इन्वॉल्व नहीं है।
कोई मैथमेटिकल इक्वेशन इन्वॉल्व नहीं है, कहती है कि ए का टेम्परेचर अगर सी के जैसा है और बी का भी सी के जैसा है तो ए का बी के जैसा ही हुआ। ठीक, कल आगे करेंगे।